बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो ये सेशन है, इस सेशन का जो मेरा बुनियादी मकसद है वो ये है कि ऐसे दोस्त जिनको रिसर्च पेपर में कुछ मुश्किलात हैं, वो उन्हें अंडरस्टैंड नहीं हो रहा, तो उनके लिए हेल्प आउट है। जो भी मेरी इंफॉर्मेशन है, मैं चाहता हूं कि ऐसे दोस्तों से मैं शेयर करूं, ताकि जो रिसर्च पेपर है उसका जो एक प्रोसेस है, वो पूरा एक उसका स्केच जो मैंने ड्रा किया है वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। तो आई होप कि ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा रिसर्च पेपर के रिगार्ड। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सेशन जो है आपको बड़ा इंटरेस्टिंग जो है वो लगेगा और साथ में इंफॉर्मेटिव भी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा सेशन जो कि है रिसर्च पेपर। तो सबसे पहले तो ये रिसर्च पेपर के कंटेंट्स हैं, यानी जब आप एमफिल या पीएचडी में या इवन मास्टर्स लेवल में या इवन बीएस लेवल्स में अगर आपको रिसर्च पेपर लिखना है तो आप उसको कहाँ से स्टार्ट करेंगे और कैसे स्टार्ट करेंगे और क्या होगा। तो रिसर्च पेपर में जो सबसे पहली चीज़ है वो चूजिंग रिसर्च प्रॉब्लम, यानी ये एक रिसर्च टॉपिक होती है जो आप चूज करते हैं। हम इन सब पॉइंट्स के बारे में डिटेल में वन बाय वन जानेंगे। और उसके बाद प्रिपेयरिंग टू राइट, फिर जब आपने अपनी जो टॉपिक है वो चूज कर ली है तो उसके बाद फिर आप लिखने का काम शुरू करते हैं। और लिखने में उसके कुछ स्टेप्स हैं। एब्स्ट्रैक्ट, ये एक किस्म की समरी होती है, डिटेल्ड समरी। और इसी तरह से फिर इंट्रोडक्शन, और उसके बाद फिर लिटरेचर रिव्यू। तो जो आपने लिटरेचर जो आपने फाइंड आउट किया है कनेक्टेड या कंसर्न विथ योर जो रिसर्च प्रॉब्लम है या जो रिसर्च टॉपिक है। उसके बाद फिर मेथडोलॉजी, आपने कौन सी यूज़ की है, खुसूसन क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव रिसर्च टाइप्स जो हैं। और इसी तरह से फिर उसके रिजल्ट्स क्या आए हैं। देन फिर डिस्कशन, और उसके बाद फिर कंक्लूजन, और देन प्रूफ रीडिंग ऑफ योर पेपर, फिर साइटिंग सोर्सेस, और उसके अलावा फिर एनोटेटेड बिब्लियोग्राफी। तो हम इन सब चीज़ों के बारे में तफसील से वन बाय वन जान लेते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले हम चूजिंग रिसर्च प्रॉब्लम। तो रिसर्च प्रॉब्लम या जो आपकी रिसर्च टॉपिक है, ये चूज़ करना थोड़ा एक ट्रिकी काम होता है। इसमें थोड़ी इंटेलिजेंस की ज़रूरत होती है। यानी आपने जो टॉपिक चूज़ करनी है, सबसे पहले तो आप ऐसी टॉपिक चूज़ करेंगे जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं। और उसके अलावा आपने उसकी जो है वो मैग्नीट्यूड भी देखना है कि आप जो टॉपिक जो चूज़ कर रहे हैं वो करंट सिचुएशन के साथ रिलेटेड है भी कि नहीं है। यानी आप इतनी मेहनत भी करें और लिखें भी और उस फिर उसको पढ़ने के लिए कोई रेडी ना हो, या फिर करंट इश्यूज एंड ट्रेंड से वो मैच ही नहीं कर रही, तो ये उसका मैग्नीट्यूड या उसका स्कोप जो है कि आपने यानी ये माइंड में रखना है कि उससे मैक्सिमम नंबर ऑफ रीडर्स जो हैं वो पढ़ेंगे और उन्हें इंटरेस्टिंग लगेगी। और इसी तरह से फिर मेजरमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट्स, तो आप जो उसमें कॉन्सेप्ट्स डेवलप करेंगे उनको भी आपने जो है एक किस्म का देख लेना है कि आपने उसको किस कॉन्टेक्स्ट में जो है वो लिखना है। अमूमन ये होता है कि आप जितना अपनी टॉपिक को शार्ट करते हैं या प्रिसाइज करते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। यानी एक सिंगल पॉइंट लें, बजाय कि आप ऐसी टॉपिक ले रहे हैं जो कम्प्लेक्स है और उसके जो है वो मल्टीपल डायमेंशंस हैं, तो फिर वो आपको लिखने में प्रॉब्लम हो जाएगी और डेटा कलेक्ट करने में भी प्रॉब्लम हो जाएगी और लिटरेचर रिव्यू करने में भी एक मसला होगा। तो यानी वो टू द पॉइंट एंड प्रिसाइज लाजमी है। फिर आप उसकी लेवल ऑफ एक्सपर्टाइज देख लें कि वो किस हद तक है। मतलब इतनी भी ना हो कि वो इतनी उसकी जो है वो लेवल हो और इतनी उसकी एक्सपर्टाइज हो जो कि यानी आपके लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग से ही बिल्कुल भी ऊपर हो। तो जब आप एक चीज़ को खुद ही नहीं समझ पा रहे तो जाहिर सी बात है जब आप लिखेंगे तो जो फिर जो रीडर्स हैं उन्हें भी वो चीज़ समझ में नहीं आएगी। सिर्फ खाली इंटरेस्टेड हैं और आपको उस अगर पर्टिकुलर टॉपिक या पर्टिकुलर प्रॉब्लम के बारे में कोई इतना अगर नो हाउ है ही नहीं पहले से, तो अवॉइड इट। और फिर जो है वो रिलेवेंस, यानी जब आप लिटरेचर रिव्यू जब आप करेंगे तो फिर उसमें आपने उसको जो है वो देख लेना है कि आपने जो मटेरियल कलेक्ट किया है उसकी और आपके टॉपिक की जो रिलेवेंस है वो बनती भी है कि नहीं है। और उसको फिर अगेन करंट सिनेरियो में भी आपने देखना है कि आप जो वो बेसिकली जो जो प्रॉब्लम है या जो जो टॉपिक है जिस पे आप रिसर्च कर रहे हैं उसकी किसके साथ आपने जो है वो रिलेवेंस शो करनी है। पर्टिकुलर कोई एरिया है, पर्टिकुलर कोई कोई सपोज करें कोई कंट्री है,
कोई स्टेट है, तो इस लिहाज से उसकी रिलेवेंस जो है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट होती है। और फिर अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा, तो यानी आपने ये इंश्योर करना है कि आपके पास सफिशिएंट डेटा जो है वो अवेलेबल है। कोई इस तरह की टॉपिक नहीं है कि जिसके बारे में कोई डेटा है ही नहीं। तो फिर जब डेटा नहीं होगी तो जाहिर सी बात है, फिर आपको रिसर्च करने में या लिटरेचर रिव्यू में काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो उसके अलावा फिर एथिकल इश्यूज, यानी ये भी आपने इंश्योर करना है कि कोई ऐसी टॉपिक ना हो कि जिसके आगे इस तरह की जो नताइज निकलें कि जिससे एक स्पेसिफिक जो है वो एक कम्युनिटी या सोसाइटी और एक जेंडर या कोई रिलीजियस डिफरेंसेस हैं या कोई माइनॉरिटी इश्यूज हों, यानी कोई हर्ट ना हो, या कोई किसी एक मखसूस तबके के लिए कोई मतलब अगेंस्ट तो नहीं जा रहे, सो अवॉइड इट। इस तरह की कोई जो टॉपिक है तो वो सिलेक्ट ना करें काइंडली। फिर आपने उसकी जो है वो फिजिबिलिटी, जिस तरह नॉर्मल यानी एक फिजिबिलिटी स्टडी की जाती है, मसलन कोई एक प्रोजेक्ट होता है कि उसके बारे में देखा जाता है कि ये फिजिबल है भी कि नहीं है। तो ये जिस तरह एक इंजीनियरिंग के लिए होता है, सिंपली कंस्ट्रक्शन में जब होता है कि एक जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट ली जाती है, तो आपने भी अपनी जो रिसर्च प्रॉब्लम है या जो रिसर्च टॉपिक है उसकी आपने फिजिबिलिटी देखनी है कि आया वो फिजिबल है भी कि नहीं है। तो यानी पॉसिबिलिटी अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर आप उस रिसर्च प्रॉब्लम को छोड़ दें। और फिर उसके अलावा कॉस्ट इफेक्टिवनेस, यानी उसका मतलब ये है कि आपने ऐसी रिसर्च की है कि अगर वो गवर्नमेंट सपोज करें कि अगर उसको अप्लाई करना चाहती है तो गवर्नमेंट के लिए जो है वो पॉसिबल ही नहीं है। या आपने अगर कोई एक स्पेसिफिक जो है वो एरिया में या स्पेसिफिक फील्ड में एक रिसर्च लिखी है, लेकिन जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो इम्प्लीमेंटर्स हैं, वो अगर आपकी रिसर्च को इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो टू मच कॉस्टली है, स्पेशली जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना होता है कि आपने एक ऐसी रिसर्च करनी है कि जिसको जो पॉलिसी मेकर्स हैं लेटर ऑन जब स्टेज पे अगर वो उसे इम्प्लीमेंट करें तो उनके लिए ये कॉस्ट इफेक्टिवनेस के जो हैं इतने ज़्यादा इश्यूज ना हों। तो ये वो सारी चीज़ें होती हैं जो आपने कंसिडर करनी होती हैं वाइल चूजिंग योर रिसर्च प्रॉब्लम और रिसर्च टॉपिक। इसके बाद फिर है प्रिपेयरिंग टू राइट। तो जब आपने अपनी जो जो टॉपिक है वो आपने चूज़ कर ली, प्रॉब्लम आपने चूज़ कर लिया, तो फिर ये सेकंड स्टेज होती है कि आपने सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करने होते हैं रेफरेंस मटेरियल्स। आपने मुख्तलिफ जो है वो रेफरेंस मटेरियल्स देखे हैं, आप उसकी रिलेवेंस को देखेंगे कि उसमें से कौन कौन से जो है वो रेफरेंसेस आपके काम के हैं, जो इरेलीवेंट हैं उसे छोड़ दें। और फिर उसके बाद ये है कि प्रोड्यूस रेफरेंस मटेरियल नोट्स, फिर उसमें आप नोट्स बनाएं कि जो आपके टॉपिक से मैच करते हैं या जिन्हें आप कोड करेंगे या जो आपके टॉपिक से रिलेवेंट हैं, जिस पे आप आगे वर्क करना चाहेंगे। और उसके बाद फिर उनकी सीक्वेंसिंग है फॉर अंडरस्टैंडिंग। आप पहले उनकी तरतीब बनाएंगे ताकि आप उन्हें खुद अच्छी तरह से समझें। जब तक आप खुद नहीं समझेंगे तो जाहिर सी बात है फिर आप रिसर्च पेपर में उसे समझा भी नहीं पाएंगे। और इसी तरह से प्रिपेयर आउटलाइंस विद सेक्शंस, तो आप कोशिश करें कि उन नोट्स की जो है वो खुद से आप आउटलाइंस या माइंड मैपिंग करें, तो फिर उसको आपको अंडरस्टैंड करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। क्योंकि समटाइम्स ये होता है कि जो लिटरेचर का मटेरियल होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, उसे पढ़ने में, अंडरस्टैंड करने में, उसकी की पॉइंट्स निकालने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है और आप इन अ वे एक किस्म की फ्रस्ट्रेशन जो है वो हो रही होती है। तो इसीलिए उनकी आउटलाइंस बनाई जाती हैं। और इसी तरह से जो आपने आउटलाइंस बना ली हैं, फिर आप डेवलप करें सेक्शंस और पैराग्राफ्स उस पे। तो वो माने एक किस्म का आपका जो है वो काफ़ी ज़्यादा काम हो जाता है जब आप उसकी पैराग्राफिंग कर रहे होते हैं तो। उसके बाद फिर आपने उसी के ऊपर जो है वो अपने क्वेश्चंस डेवलप करने हैं, जिनके ऊपर आप फिर आगे रिसर्च करते हैं। और आपने फिर उन क्वेश्चंस की जो है वो सीक्वेंसिंग देनी होती है, तरतीब में दें, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यानी दें। और उसके बाद फिर आप जो है वो अपनी केस स्टडी उस पे डेवलप करें अपने क्वेश्चंस पे। तो इसके बाद फिर एब्स्ट्रैक्ट है। जब आप एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं तो एब्स्ट्रैक्ट बेसिकली ब्रीफ समरी होती है आपके रिसर्च आर्टिकल की, थीसिस की, या रिव्यू है या जो भी है। तो आपने उसमें एक यानी तफसील से आपने जो चीज़ एक जो आपने की है, जो आपने आर्टिकल लिखा है या जो आपने थीसिस की है, आपने उसका यानी एक तफसीली जो है वो एनालिसिस देना होता है कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट का। और आम तौर पे ये जो एब्स्ट्रैक्ट है उससे एक परसेप्शन आ जाता है, आइडिया आ जाता है रीडर को कि जो आपका रिसर्च पेपर है वो बेसिकली किस चीज़ के ऊपर जो है वो
किया हुआ है। तो इसमें यानी आपने जो करना है कि एक्सप्लेन द पर्पस, गोल एंड द मेथड। उसके बाद ये फिर ओवरव्यू होता है यानी आपकी रिसर्च का। कोशिश करें कि इसको सिंगल पैराग्राफ में लिखें और अमूमन इसे 100 टू 200 वर्ड्स में लिखा जाता है। सो ये आपकी अपनी रिसर्च जो है उसके ऊपर होता है, इसमें कोई रेफरेंस वगैरह नहीं दिया जाता। तो एब्स्ट्रैक्ट जो है वो आपकी एक किस्म की ब्रीफ समरी होती है ऑफ योर एंटायर आर्टिकल और योर थीसिस। उसके बाद फिर आप स्टार्ट करते हैं, बिगिनिंग ले रहे होते हैं, इंट्रोडक्शन। तो जब आप इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं तो इंट्रोडक्शन में आपने चंद चीज़ें जो है उनका अपने ख्याल रखना होता है। सबसे पहले तो ये आपका आपका इंट्रोडक्शन जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि इंट्रोडक्शन से ही आपके पेपर का जो है वो एक इम्प्रेशन डेवलप होता है रीडर के लिए। तो अगर आप समझते हैं कि स्ट्रांग इंट्रोडक्शन नहीं है तो लाजमी बात है फिर रीडर का जो है वो उसमें अटेंशन कोई नहीं होगा और वो फेड अवे हो जाएगा स्ट्रेट अवे। तो कोशिश ये आपने करनी है कि आपने अपनी थीसिस की या रिसर्च पेपर जो है उसकी आपने स्ट्रांग इंट्रोडक्शन डेवलप करनी होती है, दैट इज़ की। और इसी स्ट्रांग जो है वो इंट्रोडक्शन पे आपका मोमेंटम भी बनेगा और वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा उसे यानी रिसर्च पेपर को पूरा लिखने में। तो आपने ये कोशिश करनी है कि जो जो फर्स्ट सेंटेंस है वो एक किस्म का एक यूनिक हो और उसको पढ़ने से ही जो है वो आपका एक एक जो कहा जाता है कि अच्छा इम्प्रेशन है वो डेवलप हो रीडर के ऊपर। जिस तरह कहा जाता है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। तो यानी फर्स्ट इम्प्रेशन से ही क्यूरोसिटी जो है वो डेवलप करें आप। और इसी तरह से इसको इंट्रोडक्शन में आपने जो है वो पूरा वो नहीं बता देना होता है रिसर्च का। आपने यानी इंट्रोडक्शन को इस तरह से लिखना है कि वो एक क्यूरोसिटी हो, यानी रीडर में एक किस्म का तजस्सुस जो है वो डेवलप हो कि वो मजबूर हो कि उस पूरे आर्टिकल को पढ़े। तो आपने उसमें यानी सस्पेंस वगैरह डाल लेना होता है, लेकिन आपने ये जो है वो लाजमी तौर पे जो है वो यानी अपने जहन में रखना होता है कि आपकी जो रिसर्च का जो पर्पस है वो अपने इंट्रोडक्शन में नहीं देना। आपने उसको बिल्कुल भी डिस्क्लोज नहीं करना, क्योंकि आप अगर वहाँ पे डिस्क्लोज कर लेंगे तो होता ये है कि रीडर फिर इंट्रोडक्शन में पढ़ के फिर वो कहेगा अच्छा ये ऐसे है, तो फिर आगे वो पढ़ेगा ही नहीं। सो अवॉइड कि आपने अपना पर्पस जो है वो बिल्कुल भी डिस्क्लोज नहीं करना इंट्रोडक्शन में और उसकी स्ट्रांग बिगिनिंग हो, दैट इज की। इसके बाद है लिटरेचर रिव्यू। तो लिटरेचर रिव्यू का मतलब ये है कि जिस तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आइडेंटिफाई योर क्वेश्चन, जो आपकी टॉपिक क्वेश्चन है। उसके बाद फिर रिव्यू डिसिप्लिन स्टाइल्स, में उसका जो है वो रिव्यू करना है स्टाइल का। और इसी तरह से आपने फिर सर्च करना है लिटरेचर। उसके बाद फिर मैनेज योर रेफरेंसेस। आपने जो जो रेफरेंसेस बनाने हैं वो जिस तरह से भी है वो आप बना लें। कोशिश करें कि वो ना बहुत ज़्यादा हो और ना बहुत कम हो, यानी मैनेज करने होते हैं। इसी तरह से फिर क्रिटिकली एनालाइज जो है और एवेल्यूएशन वो आपने उनका करना है। और उसके बाद फिर जब आपने उसको उसका एनालिसिस एंड एवेल्यूएशन हो गई तो फिर आप उसको जो है वो सिंथेसाइज करें। और जब आपने सिंथेसाइज कर लिया तो फिर आप जो है वो अपना रिव्यू जो है वो लिख लें उसके ऊपर। जिस तरह शुरू में मैंने आपको बताया था कि ये आप जो है वो एक किस्म की जो वो आउटलाइनिंग कर रहे होते हैं, नोटिंग कर रहे होते हैं, फिर आप उसकी सीक्वेंसिंग कर रहे होते हैं या आप उसकी प्रॉपर अरेंजिंग कर रहे होते हैं। तो ये एक लिटरेचर रिव्यू होता है। और उसमें फिर जो जो आपकी जो टॉपिक है, जो आपकी जो रिसर्च टॉपिक है या जो रिसर्च प्रॉब्लम है, फिर आपको उसकी पूरी कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंड हो जाएगी कि उस पर कितनी रिसर्च ऑलरेडी की जा चुकी है और अब आपके लिए जो है वो कौन कौन से बाकी डायमेंशंस रहते हैं कि जिसके ऊपर आपने काम करना है। उसके बाद फिर मेथडोलॉजी। तो मेथडोलॉजी में ये होता है कि आपने जो है वो एक्सप्लेन करना होता है अपना मेथडोलॉजिकल अप्रोच। साथ में आपने डिस्क्राइब करना होता है मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन। और आपने डिस्क्राइब करना होता है कि आप कौन से मेथड्स यूज़ कर रहे हैं एनालिसिस में। और फिर आपने इवेल्यूएट भी करना है, जस्टिफाई भी करना है जो भी आपकी मेथडोलॉजिकल चॉइसेस होती हैं। तो इसमें क्योंकि जो रिसर्च के मेथड्स हैं वो दो हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। तो वो मैंने यहाँ पे मुनासिब समझे हैं कि आपके साथ भी शेयर कर लूँ कि मिसाल के तौर पे एक्सप्लेन योर मेथडोलॉजी अप्रोच। और उसमें आप क्या करेंगे, बिगिन बाय इंट्रोड्यूसिंग
योर ओवरऑल अप्रोच टू द रिसर्च। और फिर व्हाट रिसर्च प्रॉब्लम और क्वेश्चन डिड यू इन्वेस्टिगेट एंड व्हाट काइंड ऑफ डेटा डिड यू नीड टू आंसर इट। तो क्वांटिटेटिव जो डेटा है उसमें क्या होता है, सर्वेज होते हैं, आर द बेस्ट मेजरिंग, रैंकिंग, कैटेगराइजिंग, आइडेंटिफाइंग या पैटर्न्स एंड मेकिंग जनरलाइजेशंस। ये सारे जो हैं वो क्वांटिटेटिव रिसर्च में, सर्वेज में आ जाते हैं। और उसके अलावा फिर क्वालिटेटिव मेथड, उसमें इंटरव्यूज होते हैं, यानी द बेस्ट फॉर डिस्क्राइबिंग, इंटरप्रेटिंग, contextualizing and gaining in-depth insight into specific concepts or phenomena. Mixed methods allow for a combination of numerical measurement and in-depth exploration. तो आपने जो 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 आपका रिसर्च प्रॉब्लम है या जो रिसर्च टॉपिक है, उसमें फिर आपने ये डिसीजन लेनी होती है कि आप जो है उस अपनी थीसिस को किस तरह डेवलप करेंगे, whether you would like to have quantitative methods or qualitative methods। तो इसीलिए मैंने फिर यहाँ पे क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स को थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया है कि इन केस अगर आपको इनको अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम है तो आई होप कि अब यहाँ पे आपको क्लियर हो गए होंगे कि सर्वेज एंड इंटरव्यूज, बेसिकली इनके दो मैंने एग्जांपल्स दे दिए हैं कि सर्वेज किस तरह से होते हैं, उसमें क्या होता है, और अपने इंटरव्यू जो करना है तो फिर उनका क्या मकसद है। उसके बाद फिर रिजल्ट्स होते हैं, जो भी आपने यानी क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव मेथड्स अप्लाई किए हैं, तो उसके बाद फिर आपने सर्वे किया है फॉर एग्जांपल, या आपने इंटरव्यूज किए हैं, तो जाहिर सी बात है फिर आपने उसके आगे रिजल्ट्स जो है वो आपने देने हैं। तो जो आपने वो रिपोर्ट बनानी है, वो फिर आपने उसको जो है वो न्यूट्रल बेस पे, और आपने उसमें किसी किस्म का कोई जो है वो बाइस मुतजाद जो है वो नहीं होना, और वो इन अ वे आपने दयानतदारी से फाइंडिंग्स जो है वो देनी होती हैं कि वेदर यू लाइक योर फाइंडिंग्स और वेदर यू डोंट लाइक। लेकिन फिर आपने उनमें वो जो है इंटरप्रिटेशन उस बेसिस पे नहीं करनी कि ऐसा फील है कि आप जो है यानी बाइएस्ड हैं, यानी इन अ वे आप कोई कोई मुतस्सवाना रवैया जो है वो ले रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं, तो उससे आपने अवॉइड करना है। तो इसको मैं वैसे ही आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि द रिजल्ट्स सेक्शन ऑफ द रिसर्च पेपर is where you report the findings of your study based upon the information gathered as a result of the methodology or you applied। तो आपने सिर्फ उन्हीं को ही जो है, जो भी आपने इंफॉर्मेशन गैदर की है, आपने उसी को ही मेंशन करना है, उसमें आपने एक्स्ट्रा एडिशन नहीं करनी। और इसी तरह से द रिजल्ट सेक्शन शुड सिंपली स्टेट द फाइंडिंग्स, यानी जो आपको नतीजे मिले हैं सिर्फ आपने वही मेंशन करने हैं विदाउट बायस और इंटरप्रिटेशन, एंड अरेंज्ड इन ए लॉजिकल सीक्वेंस। तो फिर आपने उनकी एक तरतीब देनी है। इसी तरह से द रिजल्ट सेक्शन शुड ऑलवेज बी रिटन इन द पास्ट टेंस। आपने ये अमूमन ध्यान करना होता है क्योंकि फिर पब्लिशिंग के टाइम पे प्रॉब्लम होती है। और इसके अलावा सेक्शन डिस्क्राइबिंग रिजल्ट्स, जो आपकी फाइंडिंग्स हैं, इज पर्टिकुलरली नेसेसरी इफ योर पेपर इंक्लूड्स डेटा गेदर फ्रॉम योर ओन रिसर्च। सो अपने अगर ऑलरेडी की है कोई रिसर्च तो फिर उस लिहाज से भी ये बड़ा अहम होता है। तो इसके बाद फिर डिस्कशन एक अहम हिस्सा होता है कि आपने जो भी रिसर्च पेपर लिखा है, जिस भी टॉपिक पे लिखा है, फिर आपने उसमें जो प्रॉब्लम्स हाईलाइट किए हैं, जो फिर आपने उसमें इन्वेस्टिगेशन की हैं, तो फिर जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो आप जो है वो आगे एक्सप्लेन करते हैं, और फिर आप उनसे जो है वो यानी दूसरों से उसके ऊपर इंसाइट्स ले रहे होते हैं या उनका व्यू पॉइंट ले रहे होते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि आपने उसको बिल्कुल ही प्रॉपरली डिस्क्राइब करना होता है, एक्सप्लेन करना होता है, क्योंकि जो दूसरे जो आपके फ्रेंड्स हैं या जो कलीग्स हैं जिनके साथ आप डिस्कशन कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उन्हें तो नहीं पता। तो फिर आप सबसे पहले उन्हें हर चीज़ जो है वो एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि ये इसमें जो है वो यानी प्रॉब्लम्स हैं, और फिर आपने ये इसमें इन्वेस्टिगेशंस की हैं, ये आपकी इसमें अंडरस्टैंडिंग्स हैं, ये इसके रिजल्ट्स हैं, और फिर वो आप उनसे जो है वो इंसाइट ले रहे होते हैं। तो फिर जब आप इनसाइट्स लेंगे तो फिर उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं, तो फिर आप अगर समझते हैं तो आप अपने लिटरेचर को रिव्यू करेंगे, और इसी तरह से फिर आप जो है उसमें रीअरेंज करेंगे कुछ चीज़ें। आप अगर समझते हैं कि लाजमी है या आपको अच्छी जो है वो फाइंडिंग्स मिल रही हैं दूसरों से, या वो इनसाइट्स
आप समझते हैं कि वैल्यूएबल हैं, तो उस बेस पे फिर आप रिव्यू कर लें, रीअरेंज कर लें अपने आइडियाज़ को, या आप जो भी आपने उसमें चीज़ें की हैं रिसर्च पेपर में, सो दैट के वो उसमें एक किस्म का जो है वो और ज़्यादा बेहतरी आ जाए। तो इसलिए डिस्कशन जो है बड़ी इम्पॉर्टेंट होती है। उसके बाद फिर कंक्लूजन है, तो कंक्लूजन भी आपने लाजमी तौर पे मेंशन करना होता है, और कंक्लूजन जो है वो भी एक किस्म की समरी होती है आपके पॉइंट्स की, या रीस्टेटमेंट होती है जो आपकी रिसर्च प्रॉब्लम है, और वो एक किस्म की सिंथेसिस होती है की पॉइंट्स की। और इसी तरह जो रिसर्च पेपर्स होते हैं वो आमतौर पे अच्छे डेवलप होते हैं, और पैराग्राफ जो है उनमें एक जो है वो काफ़ी होता है कंक्लूजन में। और इसी तरह से कुछ ऐसे कंक्लूजन्स भी होते हैं कि जिनमें 2 या 3 पैराग्राफ्स भी होते हैं समटाइम्स। लेकिन आप कोशिश करें कि आप जो है वो एक अगर पैराग्राफ में आप अपना अगर कंक्लूजन दे रहे हैं तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। उसके बाद फिर प्रूफ रीडिंग है और एडिटिंग है। तो प्रूफ रीडिंग में अमूमन सोच रहे होते हैं कि जी प्रूफ रीडिंग जो है मोस्टली ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है, लेकिन ग्रामेटिकल मिस्टेक्स के अलावा भी इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आती हैं। तो ऑब्वियसली स्पेलिंग मिस्टेक्स आ जाती हैं, वर्ड्स मिस आउट हो चुके हैं, और इसके अलावा पंक्चुएशन कहीं पे अगर नहीं किया आपने, कोई वर्ड को आपने कैपिटल करना कहीं पे भूल गए हैं तो वो। लेकिन इसके अलावा फिर स्टाइल भी होता है कि आपने देखना है कि आपने कौन सा स्टाइल अडॉप्ट किया है, वो सूटेबल है, फीजेबल है कि नहीं है। अगर नहीं है तो उसे चेंज कर लें। उसके बाद फिर क्लियरिटी देख लें कि मसलन आपने जो एक अगर पैराग्राफ लिखा है या आपने सेंटेंस लिखा है तो उसमें क्लियरिटी हो रही है, जो आप कहना चाहते हैं बात वो अच्छी तरह से आप कह पाए हैं। अगर नहीं तो फिर आप उसको जो है वो दोबारा से लिखें और उसको एडिट कर लें। और इसी तरह से फिर लॉजिक, कि कोई अपने अच्छी लॉजिक डेवलप की है कि नहीं की है, और साथ में उसकी ऑर्गेनाइजेशन, कि वो प्रॉपरली अरेंज है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है, उसका फ्लो जो है वो ठीक है। तो अगर इसमें आप समझते हैं कि चीज़ें आगे पीछे हो रही हैं, तो ये सब जो है बेसिकली प्रूफ रीडिंग का और एडिटिंग का हिस्सा होता है। तो ये बेसिकली प्रूफ रीडिंग इस जो है वो लिहाज में की जाती है कि आपने उसमें स्टाइल भी देखना है, क्लैरिटी भी देखनी है, लॉजिक भी देखनी है, ऑर्गेनाइजेशन भी देखनी है, अलॉन्ग विथ जो ग्रामेटिकल कोई मिसिंग्स हैं या कोई मिस्टेक्स हैं आप समझते हैं, या कोई स्पेलिंग की अगर इस तरह की, या कैपिटलाइजेशन की है, या पंक्चुएशन की है, जो भी है। तो ये सब प्रूफ रीडिंग और एडिटिंग का हिस्सा होता है। इसके बाद फिर साइटेशन है, या जो इसे रेफरेंसिंग भी कहा जाता है। तो साइटिंग इन रेफरेंसिंग में जो चीज़ है कि ये अमूमन हमें थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है कि हमने किस तरह से साइटेशन जो है वो देनी होती है या रेफरेंसिंग देनी होती है। तो यहाँ पे ये एक लाइन है, मैंने यहाँ पे इसकी जो है वो एग्जांपल दी हुई है कि मिसाल के तौर पे देख रहे हैं कि साइटेशन में हम एकेडमिक जर्नल, कि जहाँ से आप जो है वो इसको जो है वो रेफ़र कर रहे हैं, और फिर साथ में उसी जर्नल का वॉल्यूम नंबर, और फिर उसी जर्नल का जो है वो यानी इशू नंबर, और फिर देख रहे हैं कि पेज नंबर्स के जो आपने दिए हुए हैं। और इसी तरह से फिर होता है DOI। तो DOI जो है बेसिकली डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर होता है। तो ये ऑनलाइन जो जर्नल्स होते हैं उनमें ये नंबर आ जाता है DOI। तो फिर आपने वो उसको भी मेंशन करना होता है। तो DOI की जो माने हैं डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। तो यानी ये साइटेशन जो है या जो रेफरेंस है बेसिकली इसका जो ये है कि मैं इसको पढ़ भी लेता हूँ कि साइटेशन इज ए रेफरेंस to a published or unpublished source that you consulted and obtained information from while writing your research paper। और इसी तरह से ये जो बेसिकली जो रेफरेंसिंग होती है या जो साइटेशन होती है इज द वे इन विच you document your sources depends on the writing style, manual or your professor wants you to use for the class। तो इस तरह से ये साइटिंग जो है वो की जाती है या रेफरेंसिंग की जाती है। इसके बाद फिर एनोटेटेड बिब्लियोग्राफी होती है। तो जो एनोटेटेड बिब्लियोग्राफी है इसमें आप इंश्योर कर रहे होते हैं कि आपने अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है, और आपके जो 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 यानी सोर्सेज हैं टॉपिक के, आपने उनको हर लिहाज से जो है वो प्रॉपरली अंडरस्टैंड किया हुआ है। सो जिस तरह यहाँ पे है कि इन annotated bibliography is a list of citations
related to a particular subject area or theme that include a brief, descriptive, and or evaluative summary. So the annotated bibliography can be arranged chronologically by date of publication or alphabetically by author with the citations to print and or digital materials such as books, newspapers, articles, journal articles or dissertations. इसी तरह से गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, कोई पम्फलेट्स हैं, वेबसाइट्स हैं, एटीसी, अगर मल्टीमीडिया सोर्सेज हैं, जो भी आप दे रहे होते हैं, तो ये एनोटेड बिbliography हम लास्ट में दे रहे होते हैं, बिल्कुल एंड ऑफ दी जो आर्टिकल होता है वहाँ पे। तो इसको आप कोशिश करें कि क्रोनोलॉजिकल आर्डर से आप उसको मेंशन करें डेट वाइज, ताकि जो आपकी रेफरेंसिंग है उसकी प्रॉपर साइटेशन जो है वहाँ पे हो जाए। बस ये था हमारा सेशन रिसर्च पेपर के ऊपर, और मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी ये हेल्प देगा। कम से कम आपकी काफ़ी ज़्यादा जो क्वेरीज और क्वेश्चंस हैं, आई होप कि वो अब सॉल्व हो गए होंगे या आपको उनका आंसर जो है वो मिल गया होगा। सो बड़ी मेहरबानी कि आपने जो है इस पूरे सेशन को गौर से सुना और देखा। सो यहाँ पे ये सेशन जो है वो ख़त्म हो रहा है। सो टिल द नेक्स्ट टाइम, हैव अ नाइस टाइम, इट्स गुड बाय। तो अगर आप समझते हैं कि ये जो चैनल है आपके लिए इंफॉर्मेटिव है, तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि जो आने वाले वीडियोज़ हैं उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। सो थैंक यू अगेन, हैव अ नाइस टाइम, अल्लाह हाफिज़।